वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, हमने आपको एल्केन का जनरल फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था? फार्मूला था CnH2n प्लस 2। ये किसका फार्मूला था? एल्केन का। ALKANE, एल्केन, जिनको हमने बोला था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तो था एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र अगर हमें याद है, अगर हमने याद कर रखा है, तो इसी सामान्य सूत्र से हम एल्कीन और एल्काइन इन दोनों के जनरल फार्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, ALKENE, एल्कीन की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने एल्कीन लिख दिया, एल्कीन। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया एल्काइन, ALKYNE। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में अंतर किसका अंतर आ रहा है? यहां पर ए आता है इसमें, एल्केन में, एल्कीन में ई आता है और एल्काइन में वाई आता है। ठीक है, यह है एल्काइन, एल्काइन। दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा अंतर है सफिक्स का, प्रत्यय का। एल्केन के अंदर सफिक्स क्या होगा? ANE। एल्कीन में सफिक्स क्या होगा? ENE। और एल्काइन में सफिक्स क्या होगा? YNE। ठीक है, अब हम फार्मूला बनाते हैं। देखिए, एल्केन का जो फार्मूला है, इसमें से अगर हम 2 को हटा दें तो बन जाएगा एल्कीन का फार्मूला। कैसे? इस 2 को हटाना है हमें। ठीक है, +2 था ना, इसको हटाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? CnH2n। ये फार्मूला बन गया हमारा एल्कीन का।
अब अगर एल्कीन का जो फार्मूला बना है इसमें से हम 2 और घटा दें, यानी -2 कर दें, कैसे? CnH2n -2, तो ये बन जाएगा फार्मूला एल्काइन का। ठीक है, एल्केन के फार्मूले से हमने एल्कीन और एल्काइन इन दोनों के जनरल फार्मूले बना दिए। ठीक है, इन फार्मूलों में n क्या है हम पहले ही बता चुके हैं आपको। n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। किसी यौगिक में जितने भी कार्बन परमाणु उपस्थित हैं वो संख्या, वो n की जगह पे हमें रखनी है। और ऐसा करने से हमें क्या होगा, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, अगर हम एल्कीन के फार्मूले की बात कर रहे हैं तो एल्कीन्स की हमें श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। इसको होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, समजात श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सारे एल्कीन्स हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक पूरी फैमिली प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एल्कीन के जनरल फार्मूले में इसको रखें तो हमें एल्कीन्स की पूरी फैमिली प्राप्त होगी, पूरी एक होमोलोगस सीरीज प्राप्त होगी, समजात श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, समजात श्रेणी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मैं बाद में आपको। यहां समझना सिर्फ इतना ही है कि समजात श्रेणी प्राप्त होती है, यानी तरह तरह के एल्केन्स के अणुसूत्र हमें प्राप्त होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सामान्य सूत्र से हम एल्कीन्स के अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसा एल्कीन के मामले हमने किया था, सॉरी एल्केन के मामले में किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मामले में किया था, ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहां पर n की जगह पर 1 मान लें, अगर n बराबर 1 मान लें तो क्या होगा, तो देखिए 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, C1H2 यानी ये हमारे को क्या प्राप्त हुआ अणुसूत्र, C1C और H2, 2 एकम 2। अब क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन परमाणु मौजूद है और एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, एल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहां पे तो कार्बन परमाणु ही एक है, तो डबल बॉन्ड कैसे प्राप्त होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की भी बात करें तो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अब जब ये डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहा, इसका मतलब इस फार्मूले में अगर n की संख्या, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो एल्कीन बन ही नहीं सकता, तो इसको तो हम मान लेते हैं क्रॉस। ठीक है, अब n की संख्या अगर 2 हो, n बराबर 2 हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर n बराबर 2 है तो यानी ये हो जाएगा C2H2 इंटू n कितना है 2, यानी ये हमारा बन जाएगा C2H4। ठीक है, इसी तरह से n बराबर अगर 3 हो तो ये क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3, यानी ये क्या हो जाएगा C3H6, 3 दूनी 6। ठीक है, H6। इस तरह से इस फार्मूले के माध्यम से हम जितने भी एल्कीन्स हैं उन सबको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन का जनरल फार्मूला हमने बता ही दिया आपको कि ये होता है। इस जनरल फार्मूले में कार्बन की जो संख्या है कार्बन परमाणुओं की, उसको बदल बदल करके हम विभिन्न एल्काइंस के अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हम 1 रखते हैं, मान लीजिए n बराबर 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए C1H2 इंटू 1 -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगी हमारे, आगे बढ़ेंगे तो C की जगह C, कार्बन 1 है तो 1 कार्बन बना दिया, H कितने हो गए
2 इंटू 1 यानी 2, और उसमें से -2 वापस से चले गए तो कितने हो गए 0, H0 यानी H है ही नहीं, और कार्बन भी रह गया एक ही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, एल्काइन के कौन से होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्किन कौन से होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ तो कार्बन ही एक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कैसे। ठीक है, इसलिए ये वाला एल्काइन फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता। अब n बराबर 2 से शुरू हो जाएंगे मेंबर। अगर n की जगह पे हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2 फिर -2, यानी क्या हो जाएगा, C2 तो यूं क्यों आ गया, H2 इंटू 2 4 आ गया, 4 में से 2 चला गया तो कितना आ गया 2H2, C2H2। ठीक है, n बराबर अगर 3 रख दें तो, n बराबर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H2 इंटू 3 -2। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, C3 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, H4, C3H4। ठीक है, इस तरह से एल्काइन फैमिली बन जाएगी इससे, अणुसूत्र से। ठीक है, अब नाम के बारे में हम चर्चा आपको कर ही चुके हैं कि अब अगर नाम लिखने हो तो कैसे नाम लिखेंगे इस एल्किन्स के। देखिए, कार्बन परमाणु संख्या है 1, तो इसलिए एल की उपसर्ग क्या लगेगा, मैथ, तो यहाँ पे हम मैथ लिख देंगे, METH, मैथ। इसके बाद में क्योंकि ये क्या हो रहा है, सॉरी ये वाला तो मेंबर ही नहीं है, यहां से बात करेंगे हम। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है 2, 2 का मतलब क्या हुआ, क्या लगेगा एथ, ETH। फिर डबल बॉन्ड है इसके अंदर, इस जनरल फार्मूले से बना हुआ है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, इसलिए क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, प्रत्यय क्या लगेगा ANE, तो इसमें ANE और लिख दो, तो क्या बन गया ये एथेन, एथेन। इसी तरह से इसमें 3 है, तो 3 का मतलब क्या है, क्या प्रीफिक्स आएगा, उपसर्ग क्या आएगा, एल क्या आएगा, प्रोप, PRO, प्रोप, और प्रत्यय क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, वो आएगा ANE, सॉरी ENE आ रहा है, ENE, ENE, ये नहीं है, ई है ये, ENE, प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, इसी तरह से इधर बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में क्या हुआ, पहला तो मेंबर ही नहीं है, दूसरे की बात कर रहे हैं हम। दूसरे में कार्बन परमाणु संख्या है 2, तो हमें क्या लिखना होगा, एथ, ETH, और ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है ये, इसका मतलब इसमें सफिक्स क्या लगेगा, YNE, YN, तो ये हो गया इथाइन। इसी तरह से n बराबर अगर 3 है, कार्बन परमाणु संख्या 3 है, तो क्या लिखेंगे, प्रोप, प्रोप, और सफिक्स क्या आएगा, प्रत्यय क्या आएगा, YNE, ये हो गया प्रोपाइन। इस तरह से नाम होगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इनकी संरचना पर। मान लीजिए हमें कोई अणुसूत्र दिया गया है या कोई नाम दिया गया है, नाम मान लेते हैं हम, नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है एथीन, या फिर नाम हमें दिया गया है प्रोपीन, या फिर हमें नाम मान लीजिए दिया गया है इथाइन, या फिर हमें नाम दे दिया प्रोपाइन, और नाम देकर के और हमसे ये कहा कि इनकी संरचना बना के बताइए। तो संरचना नाम से कैसे बनेगी, देखिए, हालांकि बाद में और चर्चा करेंगे, लेकिन यहां भी हम समझ लेते हैं संरचना कैसे बनती है।
एथीन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए दो शब्द नजर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एथ और एक आ रहा है इन। एथ कब आता है? एथ आ रहा है, इसका मतलब जो भी यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन परमाणु कितने हैं? एथ आता है जब कार्बन परमाणु 2 होते हैं, यानी कार्बन परमाणु हमें 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और ईएनई आ रहा है, इन आ रहा है, तो ईएनई जो होता है सफिक्स होता है, प्रत्यय होता है। ईएनई सफिक्स किस में आता है? ईएनई प्रत्यय किस में आता है? इन। इन किस में आता है? एल्कीन में, एल्कीन्स में आता है, यानी जिनमें डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, आई बात समझ? इसी तरह से हम बात कर रहे हैं प्रोपीन की। प्रोप कब आता है? जब कार्बन परमाणु संख्या 3 हो। 3, 1 2 3। इन कब आता है? ईएनई कब आता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, यानी ये डबल बॉन्ड ये बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सब में नहीं आएंगे, एक ही में आता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड इस तरह से बना दिया हमने। इसी तरह से हम बात करें एथीन की, ये इथाइन की। इथाइन का मतलब ईथ आ रहा है, इसका मतलब कार्बन कितने हैं? कार्बन है, कार्बन परमाणु संख्या 2, तो हमने 2 बना दिया। आइन आ रहा है, वाईएनई आ रहा है। वाईएनई क्या है? वाईएनई एक सफिक्स है, प्रत्यय है। और वाईएनई सफिक्स कब आता है? जब हम एल्काइंस की बात कर रहे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड वालों की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, तो यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में 3 बॉन्ड आएंगे। ठीक है। इसी तरह ये लिखा है प्रोपाइन। प्रोपाइन, तो प्रोप कब आता है? जब कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 3। और आइन कब आएगा? आइन आएगा जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, कोई सा भी एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड कोई सा भी ट्रिपल बना दो। ठीक है, कोई सा भी एक बॉन्ड ट्रिपल बना दो, बाकी सिंगल बनेगा। ठीक है। अब ये जो हमने बनाए हैं कार्बन, इनके साथ में इनकी वैलेंसी पूरी करनी है हमें। वैलेंसी पूरी कौन करता है? हाइड्रोजन, यानी इनके साथ में हमें हाइड्रोजन लगाने। ठीक है ना। ऐसा बनाने के बाद में हमें वैलेंसी पूरी करनी होती है कार्बन की, और वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन। वैलेंसी कैसे पूरी करता है? बॉन्ड बनाए जाते हैं। हमें पता है कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, तो यानी कोई भी कार्बन परमाणु अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। देखिए 2 बॉन्ड तो ये बने हुए हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं। अगर हम इस कार्बन परमाणु की बात करें तो देखिए 2 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और बनाने हैं हमें, तो ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह से इस कार्बन परमाणु की बात करें तो 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, और ये 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, बन गए 4 बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह सब जगह बॉन्ड बना दो। इसके पास में 2 तो ये हैं, और हमने बना दिया 3 बॉन्ड, और ये 4 बॉन्ड, हो गए 4 बॉन्ड। अब इस कार्बन परमाणु की बात करें तो 2 तो ये हैं, ये 3 और ये 4। अब इस कार्बन परमाणु की बात करें तो यहाँ पर 1 तो है ही, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से बॉन्ड बना दिए। अगर यहाँ पे बात करें हम, तो इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड मौजूद है, 1 2 और 3, चौथा बॉन्ड की जरूरत है, चौथा बॉन्ड यहाँ बना दिया हमने। इसी तरह से इसके पास में बात करें तो इसके पास में भी 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं, प्रोपाइन पे आ जाते हैं। देखिए इस कार्बन परमाणु की बात करें तो 3 बॉन्ड पहले से हैं। ठीक है, 1 बॉन्ड और बच रहा है, 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के पास में, बना दिया। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास में भी 3 है, और चौथा बॉन्ड ये पहले से बना हुआ है, तो यहाँ कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस कार्बन परमाणु की बात करें तो यहाँ क्या होगा? 1 बॉन्ड तो ये बना हुआ है, 2 3 और ये 4, ये बॉन्ड बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है। और जहां जहां बॉन्ड बनाए हैं हमने, उस सब जगहों पर हाइड्रोजन लगाना है, H H H, ये H। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन H, यहाँ भी हाइड्रोजन H, है ना,
ये हाइड्रोजन H, ये हाइड्रोजन H, ये हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, जहां जहां भी बॉन्ड बनाए थे वहां सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो बन गया इथेन का। एथीन, ये स्ट्रक्चर बन गया प्रोपीन का। प्रोपीन, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया किसका? एथाइन, ये बन गया प्रोपाइन का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान है। आगे समझना, सीधे सीधे ये बात है कि पहले तो ये देख लो कि एथ, मैथ और जो लिखे हुए हैं, जिनको हमने पहले पढ़ा था कि ये उपसर्ग हैं, ये प्रीफिक्स हैं, ये एल्क हैं, तो कितने कार्बन पे कौन सा एल्क लगता है, कौन सा प्रीफिक्स लगता है, कौन सा उपसर्ग लगता है, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में जो भी एल्क लगा हुआ है उसके आधार पर हम उतने कार्बन एटम बना देते हैं। और उसके बाद में जो हम ध्यान देते हैं किसके ऊपर? प्रत्यय के ऊपर, कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, सफिक्स कौन सा लगा हुआ है। अगर सफिक्स ANE है, ANE, तब तो हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। अगर सफिक्स ENE लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, तो हम उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। और अगर सफिक्स जो है, प्रत्यय जो है, वो YNE लगा हुआ है, तो हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे हम ध्यान रख दें कि सभी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होंगे, सभी कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, किसी दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कोई भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मान लीजिए आप, सब में नहीं होंगे, बाकी में सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ। तो ये हो गई हमारी संरचना की। यहां हम आपको ये बता दें कि हाइड्रोकार्बन जो है वो किसी एक यौगिक का नाम नहीं है, कोई एक कंपाउंड का नाम नहीं है। हाइड्रोकार्बन एक वर्ग है, एक ग्रुप है, एक फैमिली है, और इसके अंदर वो सारे यौगिक शामिल होते हैं। वे सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर शामिल होते हैं, वे सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं जिनके अंदर की कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम समझ रहे हैं, जब भी हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो किसी एक यौगिक की बात नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या मतलब है? एक पूरी फैमिली, पूरा वर्ग, पूरा ग्रुप, जिसके अंदर वे सारे यौगिक शामिल हो जाते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को हमने बोला था एल्केन, एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमने बोला था एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो थे, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स थे, उनको हमने दो भागों में बांटा था। एक को हमने कहा था एल्कीन और दूसरे को हमने कहा था एल्काइन। ठीक है, एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की। हम तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों का एक जनरल फार्मूला होता है। हमने थोड़ी देर पहले हमने सबके जनरल फार्मूले बताए आपको, एल्केन का भी बताया, एल्कीन का भी बताया, एल्काइन का भी बताया। ठीक है, हमने देखा था कि ये तीनों के एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे हमने बताया था एल्केन का जनरल फार्मूला हमने बताया था CnH2n+2।
ठीक है। और इसी से हमने एल्कीन का जनरल फार्मूला बना दिया था और इस 2 को हटा दिया था खाली, और क्या बना दिया था, CnH2n। और इसके बाद में हमने इसी से और 2 माइनस करके फार्मूला बनाया था एल्काइन का, CnH2n -2। ठीक है। तो प्रत्येक हाइड्रोकार्बन का, प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन का एक जनरल फार्मूला होता है, और इस सामान्य सूत्र से, इस जनरल फार्मूले से हम क्या करते हैं, इस एल्केन की, एल्काइन की या एल्कीन की, इसके जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सबके अणुसूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य सूत्र के माध्यम से हम हाइड्रोकार्बन परिवार के विभिन्न सदस्यों के अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने ज्ञात करके देखा भी था। वापस से हम ज्ञात करके देखेंगे। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि हम प्रत्येक हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाली बात हो, चाहे डबल बॉन्ड वाले हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाले हो, इन तीनों की हम समजात श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि समजात श्रेणी का मतलब क्या होता है, समजात श्रेणी होती क्या है। देखिए, अगर शब्द के हिसाब से देखें तो समजात श्रेणी का मतलब है समान जाति वाली सीरीज, जिसमें एक ही जाति के सदस्य मौजूद हों, उसको हम कहते हैं समजात श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को और अधिक स्पष्ट करते हैं। देखिए, प्रत्येक हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, प्रत्येक हाइड्रोकार्बन, चाहे से वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, प्रत्येक हाइड्रोकार्बन एक समजात श्रेणी बनाता है, प्रत्येक हाइड्रोकार्बन एक होमोलोगस सीरीज बनाता है। एल्कीन भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, एल्काइन भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, और एल्केन्स भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है। अब यह होमोलोगस सीरीज या समजात श्रेणी का मतलब क्या हुआ? देखिए, समजात श्रेणी का मतलब है, होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, एक ही प्रकार के, हमने यहां पे लिखा है एक ही प्रकार के, यानी वो एल्केन हो सकते हैं या एल्कीन हो सकते हैं या एल्काइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी प्रकार हो सकता है। ठीक है। तो एक ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एल्केन्स की ऐसी श्रृंखला या एल्कीन्स की ऐसी श्रृंखला या फिर एल्काइन्स की ऐसी श्रृंखला, जिसमें क्या क्या हो, प्रत्येक प्रत्येक मेंबर एक सामान्य सूत्र का अनुकरण करता हो, यानी हर जो मेंबर है वो एक जनरल फार्मूले को फॉलो करता हो। जैसा कि हमने देखा है कि जनरल फार्मूले के हिसाब से अणुसूत्र बनते हैं। ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज की पहली जो विशेषता है वो क्या है कि प्रत्येक सदस्य जो होता है होमोलोगस सीरीज का, वो एक जनरल फार्मूले का अनुकरण करता है, जनरल फार्मूले को फॉलो करता है। ठीक है, सामान्य सूत्र को फॉलो करता है। सूत्र भी हमने आपको बता दिए कि जैसे एल्केन की बात करें तो एल्केन कौन सा फार्मूला फॉलो करता है, एल्केन की अगर बात कर रहे हैं वो करता है CnH2n+2। ठीक है। इसी तरह से एल्कीन की बात करें तो वो कौन सा फार्मूला फॉलो करता है, वो करता है CnH2n, 2 हट जाता है इसमें से। ठीक है। और एल्काइन की बात करें तो वो कौन सा जनरल फार्मूला यूज करता है, फॉलो करता है, वो करता है CnH2n
H2N-2। ठीक है, तो पहली में जो इसकी विशेषता होती है होमोलोगस सीरीज की, समजात श्रेणी की, वो तो ये है कि प्रत्येक सदस्य जो होता है होमोलोगस सीरीज का, समजात श्रेणी का, वो एक सामान्य सूत्र का अनुकरण करता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि दो क्रमिक सदस्यों के बीच में दो क्रमिक सदस्य एक दूसरे से एक CH2 ग्रुप द्वारा भिन्नता रखते हैं। दो क्रमिक सदस्य एक दूसरे से CH2 ग्रुप द्वारा भिन्नता रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वालों की। ठीक है, और मान लीजिए पहला एल्केन का मेंबर कौन सा होता है? CH4। ठीक है, इस CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CH3 और एक बॉन्ड बना करके, और क्या, H लिख सकते हैं ना, हो गया H4, इस तरह बॉन्ड बनाकर। इसी तरह से दूसरा मेंबर कौन सा है? दूसरा मेंबर C2H6। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CH3 डैश CH3। ठीक है, इसी तरह से तीसरा अगर मेंबर हम देखें तो तीसरे मेंबर का फार्मूला मान लीजिए हम देखें C3H8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो अगर CH4 और C2H6 में अंतर देखें तो क्या अंतर आएगा? CH2 का। अगर हम इसमें और इसके अगले वाले में अंतर देखें तो क्या अंतर आएगा? CH2 का। ठीक है, इससे अगले में भी देखेंगे तो अंतर आएगा CH2 का। तो समजात श्रेणी की होमोलोगस सीरीज की दूसरी विशेषता क्या है कि दो क्रमिक जो सदस्य होते हैं, क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक, आगे पीछे जो सदस्य आ रहे हैं, तो दो क्रमिक सदस्यों के बीच जो होते हैं वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप द्वारा भिन्नता रखते हैं। यानी दो क्रमिक सदस्यों के बीच में CH2 ग्रुप का अंतर पाया जाता है, किसी में भी मिला के देख लीजिए, चाहे एल्केन में मिला लें, चाहे एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज में मिला लें, चाहे एल्काइन की होमोलोगस सीरीज में मिला लें। अगर हम उनको कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो दो क्रमिक सदस्यों के बीच में हमेशा CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या हुई कि होमोलोगस सीरीज में, समजात श्रेणी में, दो क्रमिक सदस्य एक दूसरे से CH2 ग्रुप द्वारा भिन्नता रखते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है? इसी से जुड़ी हुई है दूसरे वाले से। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि दो क्रमिक सदस्यों के अणुभार में 14 का अंतर होता है। अणुभार का मतलब अपन समझते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का अर्थ हमने पहले ही बता दिया था, लेसन की शुरुआत में हमने आपको बताया था। एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी तत्व में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। केवल प्रोटॉन की संख्या को तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या की हम बात कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, या एटॉमिक मास, या अणुभार भी कह देते हैं उसको। ठीक है, तो अणुभार कैसे निकालते हैं? कार्बन का अणुभार, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 12। हमने पहले जानते हैं 6 तो परमाणु क्रमांक होता है और 12 इसका द्रव्यमान संख्या होती है।
एटॉमिक मास होता है। और हाइड्रोजन के कितना होता है? 1। इसमें क्या है? CH2 है, तो कार्बन के 12 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो 12 और 2 14, तो 14 हो गया अणुभार। ठीक है, तो दो क्रमिक सदस्यों के बीच में कितने का अंतर आएगा? अणुभारों में 14 का अंतर होता है। ठीक है। चौथी बात, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, प्रत्येक सदस्य, कोई सा भी सदस्य ले लें होमोलोगस सीरीज का, उसके रासायनिक गुण समान रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज समान रहती हैं, लेकिन उसके भौतिक गुण जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमने आपको जब कार्बन के अपर रूप बताए थे, कार्बन के एलोट्रॉप्स बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, उस समय भी हमने इस तरह की चर्चा की थी कि उनके रासायनिक गुण समान थे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग थे। और क्यों अलग अलग थे? अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, तो समजात श्रेणी की खासियत क्या होती है? प्रत्येक सदस्य की रासायनिक गुण समान होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती है, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि प्रत्येक के अंदर एक CH2 ग्रुप बढ़ जाता है। ठीक है, आई बात समझ? तो इसको हम समजात श्रेणी कहते हैं। हमारी बुक में जो परिभाषा दी है समजात श्रेणी की, उसमें यह कहा गया है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में मौजूद हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, उसको समजात श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमने बताया था, इसी पर आधारित है ये परिभाषा जो बुक में दी गई है। और इसका अर्थ कैसे निकलेगा? देखिए, अर्थ निकालने के लिए यहां समझिए आप इस चीज को कि जैसा कि हमने बताया था कि एक एल्केन ले लिया हमने CH4, ये एल्केन है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH4 को? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? CH3 तो पहले लिख लें और बॉन्ड बना करके एक हाइड्रोजन को अलग से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला अगर हम मेंबर लें तो क्या होगा? C2H6। ये कैसे लिखेंगे हम? देखिए कैसे लिखेंगे, चित्र बना के दिखाते हैं आपको। C2 है तो 2 C बना दिए हमने। एल्केन की बात कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इनकी वैलेंसी पूरा करेंगे तो 1, 2, 3 और चौथी ये है। फिर इसकी बात करें 1, 2, 3 और चौथी वैलेंसी ये है। सब जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 बॉन्ड CH3। कैसे लिख सकते हैं? CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, आई बात समझ में? यानी अगर हम इन दोनों की तुलना करें, तो इस कार्बन श्रृंखला में जो ये हाइड्रोजन मौजूद था, ये रिप्लेस होकर के इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? CH3 आ गया। यानी क्या बढ़ गया? CH2 का अंतर आ गया। ठीक है, ये CH2 क्या है? एक प्रकार्यात्मक समूह है, एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे चल के हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। यहां सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि CH2 जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, तो बुक में जो हमें परिभाषा दी गई है उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में मौजूद हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह यानी CH2 प्रतिस्थापित करता है यानी रिप्लेस करता है, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, समजात श्रेणी। ठीक है, यहां पर हमने बताया कि समजात श्रेणी की कुछ और विशेषताएं होती हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं और गुण होते हैं। तो समजात श्रेणी की अगर हम बात करें तो हमारी जो ये विस्तार से हमने दी है, इसको ज्यादा हम सही मानेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे सामान्य सूत्र से, जनरल फार्मूले से हाइड्रोकार्बन परिवार की, यानी
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन सभी के अन्य सदस्यों के अणुसूत्र ज्ञात करने पर, हालांकि हम पहले कर चुके हैं इसको, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन परिवार में हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की। एल्केन्स की, एल्केन्स को हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की समजात श्रेणी की। समजात श्रेणी यानी सामान्य सूत्र से हमें किस प्रकार से हम उसकी श्रेणी प्राप्त करनी है। समजात श्रेणी का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+2, ठीक है। अब इस फार्मूले से हमें एल्केन परिवार के सदस्य ढूंढने हैं या उनके अणुसूत्र बनाने हैं। इसमें n क्या बताया था हमने, n बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगी Cn, n की जगह पर 1 रख दिया हमने 1, H2 इंटू n की जगह पे 1 रख दिया +2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, C, n की जगह पे 1 रखा था तो C का C, 1C बना दिया। हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन कितने हुए, 2 एकम 2 और +2 4, CH4। तो पहला मेंबर बना CH4, ठीक है। दूसरे मेंबर की बात करें, n की जगह पर अगर 2 रख दें, कार्बन 2 कार्बन है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 रख देंगे, यानी C की जगह C, n की जगह पे 2 रख दिया, फिर H2 इंटू 2+2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा अगला मेंबर, C2H6, ठीक है। इसी तरह से 3 रखेंगे, कार्बन परमाणु अगर 3 है तो हम क्या लिख देंगे, C3H2 इंटू 3+2। उसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H8, अगला मेंबर बन गया। अगर मान लीजिए कार्बन परमाणु 4 हुए तो क्या हो गया, C4H2 इंटू 4+2, यानी इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, C4H10, ठीक है। इस प्रकार से कार्बन, ये एल्केन्स के अन्य मेंबर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में, प्रत्येक क्रमिक सदस्य के बीच में, 2 क्रमिक सदस्यों के बीच में किसका अंतर आ रहा है, CH2 ग्रुप का। अगर अणुभार की हम बात करें तो कितने अणुभार का अंतर आ रहा है, 14 का, क्योंकि कार्बन का अणुभार होता है कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो होता है, कार्बन का होता है द्रव्यमान संख्या 12 और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो तो 2 हो गई, तो 12 और 2 ये मिलाकर के इन्होंने एक अणु बनाया है, तो 12 और 2 14, तो यानी अणुभार कितना हो गया, 14। तो 14 का अंतर आता है। और ये एक जनरल फार्मूले को भी फॉलो कर रहे हैं, ये इस तरह से CnH2n+2। तो ये हो गई एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज, ठीक है, एल्केन्स की यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। अगर इस जनरल फार्मूले से हमें एल्कीन परिवार के अन्य मेंबर्स ज्ञात करने हैं तो कैसे करते हैं, देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यानी n की जगह पर अगर हम 1 रख दें तो पहला मेंबर क्या बनेगा, देखिए C1H2, ठीक है। अब ये बना रहे हैं हम एल्कीन की फैमिली, C1 आया है, C1 है, कार्बन 1 है। और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बनों के बीच में। अब यहाँ तो कार्बन ही 1 है, इसलिए ये वाला मेंबर एल्कीन फैमिली का हो ही नहीं सकता।
अगर हम दूसरा मेंबर बनाएं जिसके अंदर कार्बन की संख्या जो है, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो वो संभव है। कैसे? n की बराबर 2 रख दें, तो n की जगह पे 2 लिख दिया, H2 इंटू n यानी 2, ये हमारा मेंबर बन गया C2H4। ठीक है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरह से, C2 है ना, तो 2 बना दिया, 2C बना दिए। एल्कीन की बात कर रहे हैं यानी बीच में डबल बॉन्ड है। अब बाकी की जो वैलेंसी पूरी करनी है हमें, तो कैसे करते हैं? इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो 1 और 2 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं और अधिकतम बॉन्ड होते हैं 4, तो 4 बना दिए, 3 और 4। इसी तरह से इसके भी 2 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं, 3 और 4 ये बना दिए, और जहां जहां बॉन्ड बनाए वहां हाइड्रोजन लगा दिया। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। अगर हम बात करें जब कार्बन एटम 3 हो, तो 3 होंगे तो क्या हो जाएगा? ये C3H2 इंटू 3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? C3H6। ठीक है। अगर इसकी हमें वो बनानी हो, स्ट्रक्चर बनानी हो, तो कैसे बना देंगे? 3C बना दो, C C C, किसी भी एक C के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। बाकी की वैलेंसी पूरी करनी है हमें, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है तो 1 2 तो ये हैं ही, 2 और बना दिए। इसकी भी 2 तो हैं ही, 3 और 4 बना दिए। इसकी 1 है तो 1 2 और 3 ये बना दिए, ये हाइड्रोजन लगा दी सब जगह पर। ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से पूरी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। हाइड्रोकार्बन परिवार के अन्य सदस्यों को हम ज्ञात कर सकते हैं। नाम की अगर बात करें तो नाम भी बहुत आसान है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। देखिए इसके अंदर कार्बन परमाणु कितने हैं? 2। तो उपसर्ग क्या लगेगा? एल्क क्या लगेगा 2 होने पर? एथ, ETH, एथ। ठीक है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या लगेगा, प्रत्यय क्या लगेगा? इन, ENE। तो क्या बन गया ये? एथीन। इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो क्या लगेगा? प्रोप। एल क्या लगेगा? एल तो लग गया प्रॉप, और सफिक्स क्या लगेगा? प्रत्यय क्या लगेगा बाद वाला? वो लगेगा इन, ये बन गया एथीन। ठीक है। आए बात समझ? तो इस तरह से एल्कीन्स की हम होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइन की। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n-2। ठीक है। अब इस फार्मूले से हम एल्काइन फैमिली के, एल्काइन हाइड्रोकार्बन परिवार के अन्य मेंबर ज्ञात कर सकते हैं, यानी एल्काइन हाइड्रोकार्बन परिवार की समजात श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कार्बन एटम की n की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन एटम बदलते जाएंगे। सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। अगर हम कार्बन एटम 1 रखें माने तो Cn की जगह पर 1 रखेंगे, H2n की जगह पर 1 रख दिया इंटू 1 -2। तो इसको जब हम करके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? C तो 1 हो गया और H 0 आ गया। H है ही नहीं, मतलब यानी एक ही कार्बन एटम है, तो ये हमारा इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनना संभव नहीं है। इसलिए एल्काइन परिवार का ये मेंबर संभव ही नहीं है। यानी अगर ऐसा एल्काइन परिवार का ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिसके अंदर कार्बन एटम 1 ही हो। अगर कार्बन एटम की संख्या 2 माने तो क्या होगा? n की जगह पे 2 लिख दिया, फिर H2 इंटू 2, ये n की मान लिख दिया, -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? C2 और H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 C2H2। ठीक है। अगर हम 3 रख दें, कार्बन एटम 3 माने तो क्या हो जाएगा? C3, n की जगह पर 3 रख दिया, H2 ये इंटू 3 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
C3 और H4 कैसे आया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो C3H4। इस तरह से हम लगातार सीरीज बना सकते हैं इस फार्मूले से एल्काइन परिवार की। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए एल्काइन परिवार में ये C2 है, C2 है तो 2 C बना दिए हमने। ठीक है, अब क्योंकि ये एल्काइन है, एल्काइन है, इसका मतलब यहां पर कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 बॉन्ड है। इसके बाद में क्या करना, वैलेंसी पूरी करनी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये तो 3 ही बॉन्ड है, तो इनको हम एक बॉन्ड यहां बना दिया, एक बॉन्ड यहां बना दिया, और इन बॉन्डों पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बना ये हो गया C2H2 का स्ट्रक्चर। इसी तरह C3H4 के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे होगा, कार्बन परमाणु 3 है तो 1 2 और 3 बना दिए। अब किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3। बाकी की वैलेंसी हमें पूरी करनी है। ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 तो ये हो गई, एक वैलेंसी यहाँ पे बना लेते हैं। फिर इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 तो वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी यहाँ बना देते हैं। फिर इस कार्बन की बात करें तो एक वैलेंसी तो ये है, 2 और 3, 2 वैलेंसी यहाँ बना देते हैं। जहाँ जहाँ पे भी हमने बॉन्ड बनाए हैं, वैलेंसी बनाई है, वहां पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया C3H4 का। ठीक है, अगर नाम की बात करें तो नाम कैसे हो जाएगा, कार्बन परमाणु कितने हैं, C2, कार्बन परमाणु कितने हैं, C2, तो एल्क क्या लगेगा, उपसर्ग क्या लगेगा, एल्क क्या लगेगा, उपसर्ग क्या लगेगा, प्रीफिक्स क्या लगेगा। हम जानते हैं कार्बन एटम्स के हिसाब से प्रीफिक्स लगते हैं, एल्क लगते हैं, तो 2 है तो एथ लगेगा, एथ, ETH। अब क्योंकि ये एल्काइन है तो सफिक्स क्या लगेगा, प्रत्यय क्या लगेगा, बाद में क्या आएगा, वो लगेगा आइन, YNE, तो एथ प्लस YNE, एथाइन। ठीक है, इसी तरह से ये 3 है तो यहाँ पे 3 की वजह से लिखेंगे हम प्रोप और YNE, ये हो गया प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, आई बात समझ। इस तरह से हम एल्काइंस की समजात श्रेणी बना सकते हैं। समजात श्रेणी का अर्थ हम आपको बता ही चुके हैं कि 2 क्रमिक सदस्यों के बीच में एक तो CH2 ग्रुप का अंतर होता है। अगर अणुभार के रूप में देखें तो 2 क्रमिक जो सदस्य होते हैं उनके बीच में अणुभार के रूप में 14 का अंतर होता है। ठीक है, तीसरी बात हमने ये बताई थी कि जो भी होमोलोगस सीरीज होती है वो एक जनरल फार्मूले पर आधारित होती है, जैसा कि हमने देखा कि एल्काइन भी एक जनरल फार्मूले पर आधारित है। ठीक है, और चौथी बात हमने होमोलोगस सीरीज में क्या बताई थी, समजात श्रेणी में क्या बताई थी, हमने ये बताई थी कि प्रत्येक सदस्य की रासायनिक जो गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो समान होती है, लेकिन उनकी जो भौतिक गुण हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अणु सूत्र से यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले से हाइड्रोकार्बन परिवार का जो सदस्य हैं, हाइड्रोकार्बन परिवार के जो मेंबर्स हैं, चाहे से वो एल्केन हो, चाहे से वो एल्कीन हो, और चाहे से वो एल्काइन हो, इनका हम नामांकन कैसे करते हैं और उनकी संरचना कैसे बनाते हैं। काफी हद तक तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट कर लें कि किस तरह से हमें करना होता है। कब, परिस्थिति क्या है हमारी, परिस्थिति यह है कि हमें अणु सूत्र दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। कैसे होगा, देखिए इसको करने से पहले सबसे पहले तो हमें हाइड्रोकार्बन परिवार जो भी है जिसमें तीनों आ जाते हैं, कौन कौन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन,
इन तीनों के जनरल फार्मूले आने चाहिए। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n +2। एल्कीन का क्या है? इसमें +2 हट जाता है खाली, Cn और H2n +2 हट गया है। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, बिल्कुल एल्कीन की तरह, फिर लास्ट में -2 आ जाता है, ये -2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अणुसूत्र से अगर हम नाम लिखना चाह रहे हैं, संरचना बनाना चाह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले के माध्यम से, तो हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन सबके जनरल फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमें आते हैं और हमें एक अणुसूत्र दिया गया है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? वो है C8H18, CH और C8 और H18। ठीक है, अब इससे हमें ये पता करना है कि ये जो चीज है इसका नाम क्या है और इसकी संरचना क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी पड़ती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या जब हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके जो जनरल फार्मूले हैं उन सब में n की जगह पर 8 रख करके देखते हैं। n की जगह पर 8 रख के देखते हैं। देखिए, रखते हैं C, n की जगह पर 8, H 2, n की जगह पर 8 +2। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं एल्कीन में C, n की जगह पर 8, H 2 इंटू n की जगह पर 8। ठीक है, फिर एल्काइन में रखते हैं C, n की जगह पर 8, H 2 n की जगह पर 8 -2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखने पे क्या आएगा? देखिए, ये आ गया C8 और ये क्या आया? 8 दूनी 16 और 2 18, H18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C8 H16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C8 और H16 14 14। ठीक है, अब तीनों में हमने रख के देख लिया। अब देखिए कि ये जो अणुसूत्र दिया गया, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, किससे मैच कर रहा है? इससे। और ये किससे बना है? ये क्या है? एल्केन। एल्केन। अब हम पहचानेंगे कि जो अणुसूत्र हमें दिया गया है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया है, वो किसका है? कौन से हाइड्रोकार्बन का है? एल्केन्स का। ठीक है, तो एल्केन से मालूम हमें क्या चला? अगर एल्केन हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है, इससे हमें क्या मालूम चला? इससे हमें मुख्यतः 2 बातें मालूम चली। क्या मालूम थी? क्या बातें थी वो? एक बात तो हमें ये मालूम चली कि इसकी जब हम संरचना बनाएंगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसके नाम जब हम लिखेंगे तो नाम में जो प्रत्यय लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, वो क्या होगा? ANE। ठीक है, ANE। दोनों बातें मालूम चल गई हमें। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे? देखिए नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे हम कैसे? कार्बन परमाणु कितने हैं? 8। नाम लिखने के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कार्बन परमाणुओं की संख्या का। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही हम एल्क लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, है कि नहीं? हमने बता चुके हैं, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि अगर कार्बन परमाणु 1 है तो हम लगाते हैं मैथ,
अगर कार्बन परमाणु 2 हैं तो हम लगाते हैं एथ। अगर कार्बन परमाणु 3 है तो हम लगाते हैं प्रॉप। अगर कार्बन परमाणु 4 हैं तो हम लगाते हैं ब्यूट। अगर 5 हैं तो हम लगाते हैं पेंट। अगर 6 हैं तो लगाते हैं हेक्स। 7 हैं तो लगाते हैं हेप्ट और 8 हैं तो लगाते हैं ऑक्ट। तो यहां पर कितने हैं? 8। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑक्ट, OCT, OCT, ठीक है, OCT, ऑक्ट। ये क्या लगाया हमने? एल्क लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया। और प्रत्यय क्या था? ANE, प्रत्यय था ANE। तो क्या बन गया ये? ऑक्टेन, ऑक्ट, ANE, ऑक्टेन बन गया ना ऑक्टेन। ठीक है, अब ये तो बन गया हमारा नाम। अब हमें बनानी है स्ट्रक्चर। क्या बनानी है? संरचना। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा अणु सूत्र क्या था? C8H18। हमें बनानी है संरचना। तो संरचना का मतलब है C कितने हैं? 8, तो यानी 8 बार C बनाने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 C बना दी। अब ये कौन सी फैमिली का था? नाम क्या था इसका? ऑक्टेन। कौन सी फैमिली का हुआ ये? एल्केन। एल्केन फैमिली का मतलब क्या हुआ? जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। तो हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है, उसको पूर्ण कर देंगे। पूर्ण कैसे करते हैं? बॉन्ड बना करके। बॉन्ड कार्बन में कितने होते हैं? अधिकतम 4। तो प्रत्येक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, एक बॉन्ड तो ये बना हुआ है पहले से, बाकी के 3 बॉन्ड और बना देंगे, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक कार्बन के हमें 4 बॉन्ड बनाने। एक तो है ही, 2, 3, ये 4। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन की बात करें तो 1 और 1 2 तो आगे पीछे हैं ही, 3 और 4 ये बना दिए। इसकी बात करें तो आगे पीछे 1 और 1 2 तो हैं, 3 और 4 ये बना दिए। इसकी बात करें तो आगे पीछे 1 1 हैं, ऊपर नीचे 3 और 4 बना दिए। इसकी भी बात करें तो आगे पीछे 1 1 हैं, ऊपर नीचे 1 और 1 2 बना दिए। इस कार्बन की बात करें तो इसके भी आगे पीछे 1 1 बॉन्ड है, 1 बना दिया। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो हमें क्या बनाना है? 3 बॉन्ड और बनाने, 1 2 3। ठीक है, अब जहां जहां पे भी हमने बॉन्ड बनाए हैं उन सब जगहों पर हाइड्रोजन लगा देंगे। ये H, 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 ये H और ये H। ठीक है, फिर इधर H, नीचे की तरफ भी सारे H, 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 सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए जहां जहां भी बॉन्ड थे। ठीक है, इस प्रकार हमारा बन गया ये संरचना। ये संरचना किसकी बनी? ऑक्टेन की, OCTANE, ऑक्टेन की संरचना बन गई। अब ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? प्रत्येक कार्बन के हिसाब से देखना है हमारा। दूसरा रूप भी हमारे लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वो भी समझ लें। संरचना कोई पूछे तो अगर इसको आप बना देंगे तो कोई गलती नहीं है, सेम है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से एक संरचना और बन सकती है। ठीक है, कैसे बन सकती है? देखिए, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो हमने यहाँ पे कार्बन लिख दिया। ठीक है, अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं अपन, ये बॉन्ड नहीं जोड़ रहे, हाइड्रोजन की बात करने खाली। 1 2 3 हाइड्रोजन हमने जोड़े नए, तो ये जो हाइड्रोजन हमने जोड़े हैं उनकी संख्या लिख देंगे H3। ठीक है, फिर बॉन्ड यूं की यूं रख देंगे। इस कार्बन की बात करेंगे, कितने हाइड्रोजन जोड़े? 2, एक ऊपर एक नीचे, तो CH2।
फिर अगले की बात करेंगे इसी तरह से, यहाँ भी CH2, फिर इससे अगले की इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बॉन्ड CH2, फिर इस वाले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2, फिर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना के CH2, फिर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2। अब लास्ट बचा, बॉन्ड बना दिया, लास्ट के पास में कितने हाइड्रोजन लगाए थे, 1 2 और 3 बनाए थे, यानी CH3, ठीक है, CH3। तो ये जो संरचना बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें भी, ये जो संरचना है ये भी सेम ऊपर की जैसी ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर हम काउंट करके देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही आएगा। हम संरचना को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई जगह इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। और इस संरचना को और छोटा, बार बार में CH2 हम दिखा रहे हैं, तो इसको और छोटा करने के लिए एक तरीका और भी हो जाता है। किस तरह से, देखिए CH3 तो यूं क्यों लगा दें और एक बॉन्ड लगा करके CH2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो CH2 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और ब्रैकेट के बार बार हम 6 लिख देते हैं, 6, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा है ना ये, ठीक है ना। इसके बाद में वापस से बॉन्ड बना के इधर भी CH3, ये वाला CH3 इधर लिख दिया, दोनों तरफ के CH3 दोनों साइडों में लिख दिए, और बीच में क्योंकि 6 बार ये CH2 रिपीट हो रहा है इसलिए CH2, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अणु सूत्र से हम किस प्रकार से नामांकन करते हैं। अभी जो हमने उदाहरण लिया था वो था एल्केन फैमिली का, एल्केन का। अब हम कुछ अन्य जो फैमिलीज हैं हाइड्रोकार्बन की, एल्कीन और एल्काइन, उनका उदाहरण लेकर के देखते हैं। अब मान लीजिए हमें अणुसूत्र दिया गया है C2H4, और इस अणुसूत्र के माध्यम से हमें ये बताना है कि एक तो ये किसका, इस यौगिक का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, यानी हमें इसका नामांकन करना है और फिर इसकी संरचना बतानी। अब सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो अणुसूत्र दिया गया है ये किसका है। हाइड्रोकार्बन का है ये तो ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन से हाइड्रोकार्बन का है, क्या वो एल्कीन का है, या वो एल्केन का है, या वो एल्काइन का है, किसका है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु कितने हैं, 2। फिर इसको कार्बन परमाणु की जो संख्या है 2, N, इसको हम क्या करेंगे, जो एल्केन और एल्काइन इनके जो जनरल फार्मूले हैं उनके अंदर हम प्लेस कर देंगे, उनके अंदर हम रख देंगे, ठीक है। और जब हम इनको रखेंगे तो रखने के बाद में जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो हमें मालूम चलेगा, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, हमें क्या मालूम चलेगा, हमें ये मालूम चलेगा कि ये जो अणुसूत्र है वो किससे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है एल्कीन से। कैसे कर रहा है, देखिए मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये तो होता है। अब आप इसको करके देख लीजिए, n की जगह पर 2 लगा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2, ये हो गया 4, यानी क्या बन गया, C2H4। तो जब हम तीनों के जनरल फार्मूले के अंदर एल्केन की और एल्कीन के और एल्काइन के तीनों के जनरल फार्मूले के अंदर n की जगह पर 2 रख के देखेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या को रख के देखेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि जो एल्कीन का फार्मूला है CnH2n, इसके हिसाब से ये
फार्मूला बनता है, इससे मैच करता है। ठीक है, यानी इससे ये तय हो जाएगा कि ये जो अणुसूत्र दिया गया है वो किसका दिया गया है, वो दिया गया है एल्कीन का। इससे हमें दो बातें मालूम चलती हैं। क्या मालूम चलती हैं? पहली बात तो ये मालूम चलती है कि इसकी जब हम संरचना बनाएंगे तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या मालूम चलती है, जब हम इसका नाम रखेंगे तो क्या सफिक्स लगेगा, प्रत्यय क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा ENE, इन। क्या लगेगा, इन। ठीक है, अब हम इसका नाम रख के देखते हैं। ठीक है, अब नाम कैसे रखते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, और कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से एल्क निर्धारित करते हैं, उपसर्ग निर्धारित करते हैं, प्रीफिक्स निर्धारित करते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या साफ नजर आ रही है, 2 है, तो प्रीफिक्स क्या होगा, एल्क क्या होगा, एल्क होगा एच, ETH। ठीक है, एथ हो गया क्योंकि कार्बन परमाणु 2 हैं। अब प्लस इसमें ये तो प्रीफिक्स हो गया, उपसर्ग हो गया, एल्क हो गया। अब अपन को क्या करना है, प्रत्यय लिखना है। प्रत्यय क्या बताया हमने, क्या पहचाना, ENE, ENE। तो एथ प्लस इन क्या बन गया, एथीन। इस तरह से हम नाम लिख पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना बनाना चाहें तो संरचना कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। देखिए, एथीन के अंदर कार्बन परमाणु कितने हैं, 2। तो एच से तो मालूम चलिए कार्बन परमाणु है कितने, 2। तो 2 कार्बन परमाणु हमने बना लिए। अब ENE सफिक्स आ रहा है, प्रत्यय जो आ रहा है ENE आ रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, ये एल्कीन है, एल्कीन है। एल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड आते हैं। क्या आते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड, जैसा कि हमें यहाँ पे पता चल गया था। ठीक है, अब कार्बन की बाकी वैलेंसी को हम पूरा कर देते हैं। वैलेंसी कैसे पूरा करते हैं, संयोजकता कैसे पूरे करते हैं? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड तो ये बने हुए हैं, हम 2 बॉन्ड और जोड़ देते हैं। इधर इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और जोड़ देते हैं, और इन बॉन्डों पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस प्रकार जो ये संरचना बनी, ये किसकी संरचना बन गई, ये बन गई एल्कीन की। एल्कीन कौन सा एल्कीन, एथीन की, एथीन की संरचना बन गई, इथीन, इथीन। ठीक है, C2H4 की संरचना बन गई। ठीक है, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इस संरचना को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2, तो इसको हम लिख देंगे CH2। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2, इधर भी लिख देंगे CH2। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये बना देंगे। तो ये भी संरचना किसकी हो गई, इथीन की। आया समझ में? ठीक है, अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें अणुसूत्र दिया गया है C2H2, C2H2। अब ये अणुसूत्र किस यौगिक का है हमें मालूम करना है, उसका नाम मालूम करना है। कैसे करेंगे, क्या तरीका हमने बताया था? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम्स की संख्या देखेंगे। कितने हैं कार्बन परमाणु, 2, C2 लिखा हुआ है, 2। ठीक है, अब इन कार्बन परमाणुओं की संख्या का क्या करेंगे हम, कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसको हम किसमें रख देंगे, रख करके देखेंगे, किसमें रख कर देखेंगे, ALKANE, एल्कीन, ALKENE, एल्कीन,
ALK YNE एल्काइन, इन तीनों के जनरल फार्मूले में रख करके देखें। ठीक है, रख करके देखते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, 2 हट जाता है। ठीक है, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। यही तो होते हैं। ठीक है, अब इन फार्मूलों में हम क्या करेंगे? n की जगह पर कार्बन परमाणुओं की संख्या लिख देंगे। n की जगह पर लिखते हैं। देखिए, n की जगह पर लिखा तो n की जगह पर कार्बन परमाणु कितने? 2, तो यहां 2 लिख दिया। फिर H2 × 2+2। ठीक है, इधर क्या हो गया? C2H2 × 2। इधर क्या हो गया? C2H2 × 2-2। अब सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या बन गया फार्मूला? C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, H6। ये क्या फार्मूला बन गया? ये बन गया C2H4। और ये क्या बन गया? C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो कितने हो गए? 2, C2H2। अब ये C2H2, ये जो फार्मूला हमें दिया गया था, किससे मैच कर रहा है? साफ नजर आ रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हुआ? ये हो गया एल्काइन। एल्काइन क्या हो गया? कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? ये एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या है? कि इसमें 2 बातें नजर आई हमें। इसका मतलब है, एक तो इसमें जब हम संरचना बनाएंगे तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और दूसरी बात हमें क्या मालूम चली? कि जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सफिक्स जो लगेगा, प्रत्यय जो लगेगा, बाद में जो लगेगा शब्द, वो क्या होगा? YNE, यानी आइन। आइन आएगा। ठीक है, तो हम नाम लिख के देखते हैं। ठीक है, नाम लिखने में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। कार्बन परमाणु संख्या है 2। अब ये हम क्यों देखते हैं? हम ये इसलिए देखते हैं ताकि हम प्रीफिक्स निर्धारित कर सके, एल्क निर्धारित कर सके, उपसर्ग निर्धारित कर सके। जब कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो एल्क क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, हम आपको बता चुके हैं। क्या होगा? एथ, ETH, एथ। ठीक है, अब हमें ये तो मालूम चली गया है कि ये एल्काइन है। तो एल्काइन के अंदर जो होता है प्रत्यय क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, YNE, हमने यहां बताया था अभी। तो इसमें YNE जोड़ दीजिए, YNE। क्या बन गया? इथाइन, ETHYNE, इथाइन। ये बन गया इथाइन। ठीक है, इस तरह से हम नाम लिख लेंगे। अब अगर हमें संरचना बनाने की बात आती है तो संरचना कैसे बनाएंगे? देखिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, तो हम 2 कार्बन के परमाणु बना देंगे। ये बना दिए 2 परमाणु। ठीक है, अब क्योंकि ये है इथाइन यानी एल्काइन, यानी इसके अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमने यहां पे बताया था। जैसे ही एल्काइन लिखा हुआ आया तो एल्काइन फैमिली का मतलब क्या है? उसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे हमने दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो वैलेंसी है उसको हमने संतुष्ट कर दिया। कैसे करेंगे संतुष्ट? कैसे करेंगे? देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कार्बन जो है 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड तो ये बने हुए हैं। ठीक है, 1 बॉन्ड हम
एक और बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी 3 बॉन्ड ये वाले बने हुए हैं, एक बॉन्ड और बना सकते हैं, और इन दोनों बॉन्डों में हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बना इसको हम कहेंगे इथाइन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कई जगह हिंदी की किताबों में कंकाल भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंकाल या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बन गया। अब चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कुछ नहीं किया है, इनको एक साथ लिख दिया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि अणु सूत्र से हम हाइड्रोकार्बन परिवार के सदस्यों का किस प्रकार नामांकन कर सकते हैं और किस प्रकार से उनकी संरचना बना सकते हैं।